हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का एक बार फिर से हेल गार्डन में स्वागत है। ये बीडीटीएच नोवेल का एपिसोड नंबर 238 और इसमें जियान और येन की दोबारा से मुलाकात होने वाली है। अगर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहते वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहे। चलो पिछले एपिसोड का रिकैप हो जाए। जैसे ही पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, जियान अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाता है। वो जो व्हाइट कलर की लाइट थी इसे वो जियान के माइंड में एंटर कर चुकी होती है। एक सफेद लाइट का क्लस्टर था। जब जियान की स्पिरिट चीज को सेंस करती है, जियान को कोई भी डेंजरस फीलिंग नहीं आती। इस वजह से जियान अपने आप को देशमार खान समझ के उस सफेद लाइट के क्लस्टर के ऊपर हमला कर देता है। रिटेलिएट करते हुए क्लस्टर जियान के स्पिरिट के ऊपर एक सफेद ग्लो से हमला करती है, जिससे जियान के चेहरे के रंग चले जाते हैं। इसे देख के मास्टर यालो भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन जियान उन्हें बताता है कि वो इस चीज के अंदर से कोई भी डेंजरस इंटेंशन सेंस नहीं कर पा रहा। यालो पूछते हैं क्या चीज है। जियान कहता है इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, मुझे बस 4 शब्दों के बारे में मालूम पड़ा है और ये शब्द होती है प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट। जब इन शब्दों को यालो सुनते हैं वो थोड़ी गहरी सोच में पड़ गए थे। कुछ समय बाद वो बताते हैं कि ये प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट 10,000 साल पहले एक बहुत ही खतरनाक लेवल का एक्सपर्ट था। इसे दूधी क्लास के सबसे क्लोजेस्ट भी माना जाता है। जब बात होती है दूधी की तो जियान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड बात है कि प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट इतना ज्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस था। फिर यालो की टीम वापस लौट आई थी फॉलन स्टार पवेलियन में। तब तक सेंट्रल बेस में बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की खबर फैल जाती है। इस वजह से चारों तरफ कमोशन फैल गया था। अगर जियान प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करना चाहता है तो उसे 3 साल के अंदर दोशेंग में एंटर करना होगा, और ऐसा वो तभी कर सकता है जब उसे बोधिसत्व हार्ट मिल जाए। इस वजह से जियान इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे सकता था। वो वेस्टलैंड रीजन में जाने से पहले 10 क्लास की 2 स्किल किंग कांग ग्लास बॉडी की प्रैक्टिस करता है। ये प्रोसेस काफी ज्यादा पेनफुल रही थी। यहाँ पे जियान का शरीर बार बार फूलता था और फिर किसी बलून की तरह पिचक जाता था, लेकिन 15 दिन की प्रैक्टिस करने के बाद जियान अपनी बॉडी को 70 फीट तक एक्सपेंड कर सकता है। वहीं पे स्किल का मैक्सिमम साइज होता है 99 फीट का। जिसके बाद जियान लिटिल फीट डॉक्टर काइलिन और एक एल्डर एंशिएंट वेस्टर्न रीजन के लिए निकल गए थे। ये एंशिएंट वेस्टर्न रीजन होता है सेंट्रल प्लेन्स की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इस जगह के सबसे पास में वेस्टलैंड टाउन था। 6 दिन की लगातार ट्रैवलिंग के बाद जियान की टोली वेस्टलैंड टाउन में पहुंच जाती है। लेडीज वगैरह को सेटल करने के बाद जियान खबरों को इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है। कुछ समय के बाद वो वापस आया था। जब काइलिन इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछती है तो जियान बताता है कि अब तक जो भी ग्रुप एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में एंटर कर रहे हैं वो सभी मारे गए हैं। इसे देख के पूरा ग्रुप भौचक कर रह जाता है। जब शाओशन कहती है तो हमें क्या करना चाहिए, जियान कहता है कि कल के दिन एक और ग्रुप एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में एंटर करने वाला है। हम उनके पीछे पीछे जा रहे होंगे। हम उन्हें केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। अगर कोई परेशानी होती है तो हमें उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना होगा। इसी के साथ उस एपिसोड की एंडिंग हो गई थी। आगे की स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं इस एपिसोड में। अगर जरूरी चीजों को मिस नहीं करना चाहते इसे बिल्कुल एंड तक देखना। अगले दिन वेस्टलैंड टाउन के सामने कई लोगों का ग्रुप इकट्ठा होता है। इन सभी की नॉइज की आवाज इकट्ठी होती है जो कि आसमान में किसी वेव की तरह फैल गई थी। अभी जियान का ग्रुप पीछे खड़ा हुआ था। जब वो सामने का हजारों लोग को देखते हैं ये सभी स्पीचलेस होकर अपने सिर को हिलाने लगे थे। वो भी इतनी बड़ी स्केल में एक्सपर्ट्स को पहली बार देख रहे हैं। इस ग्रुप से थोड़ी सी दूरी पे एक जंगल होता है जिसमें से लगातार एंशिएंट ओरा रिलीज हो रहा होता है। जंगल में कई हजार फीट से ज्यादा लंबे पेड़ भी होते हैं जो कि जायंट्स की तरह लगते हैं। देखने से लगता है ये पेड़ सूरज को भी ढक रहे हैं। इवन सूर्य की रोशनी को भी नीचे आने में परेशानी हो रही थी। जब हम फॉरेस्ट की डीपेस्ट रीजन में देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे बस फ्राइटनिंग डार्कनेस दिखाई देती है। ओकेजनली कुछ फिरोशियस वीज की आवाजें सुनाई देती थी जिसकी वजह से कई लोग चिल फील करते हैं। जियान अपने सिर को हिलाते हुए बोलता है ये सभी लोग बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की वजह से अपनी सेंस ऑफ रीजनिंग को खो बैठे हैं। एंशिएंट वेस्टर्न रीजन को इंसानों के लिए फॉरबिडन ग्राउंड बोला जाता है। भले इसमें एंटर करने वाला एलिट दोजन क्यों ना हो, उसकी जान जाने भी लगभग तय हो जाती है। बट जियान जिस तरीके सामने के एक्सपर्ट्स को देख रहा था इनमें से कईयों की स्ट्रेंथ बस 2 हुआंग या फिर दोजोन लेवल की है। अगर ये एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में एंटर करते हैं तो कोई भी डिफिकल्टी इनकी जान ले सकती है। वो इन बड़े बड़े पेड़ों के लिए फर्टिलाइजर का काम करेंगे। साइड में खड़ी लिटिल फीट डॉक्टर सॉफ्ट आवाज में कहती है लेकिन ये एंशिएंट वेस्टर्न रीजन बहुत ही टेरिफाइंग है। इन भयंकर से दिखने वाले पेड़ों के सामने खड़े होकर सभी अपने आप को बहुत ही छोटा समझते हैं। इन पेड़ों को देख के एंशिएंट टाइम की हिस्ट्री को हल्के से सेंस किया जा सकता है। इस जगह को कॉन्टिनेंट का सबसे ओल्डेस्ट रीजन बोला जाता है। जियान नोट करके अपनी आंखों को विड्रॉ करता है। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लोग प्रेजेंट थे। उसे कोई भी फैमिली दिखाई नहीं देता। जियान ने अपनी नजरों को जस्ट वापस ही लिया था, क्राउड के बीच में कमोशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। लगता है लोग अंदर एंटर करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अचानक से हजारों लोग भागना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से पूरी जमीन हिलने लगती है। कई लोग आसमान की तरफ रोर करते हुए स्विच साउंड के साथ हवा में लॉन्च हो जाते हैं। ये एंशियस तरीके से फॉरेस्ट में एंटर कर गए थे। इन सभी के द्वारा क्रिएट करी गई ऐसी फ्राइटिंग एक्टिविटी को देख के जियान के पास भी सरे लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। वो कहता है ये भी सब एंटर कर जाते हैं, हम तभी एंटर करेंगे क्योंकि इन सभी को आगे जाने का शौक है। हम इन्हें अपनी इच्छा पूरी करने देंगे। जियान के शब्दों को सुन के काइलिन का ग्रुप स्माइल करके नोट करता है। ये सब एक शांत सी जगह पर बैठे
बैठे हुए होते हैं। जब आधा घंटा हो जाता है अचानक से जियान खड़ा हो गया था। वो देखता है फॉरेस्ट की तरफ जो कि इन सभी लोगों की वजह से काफी क्योटिक हो चुका है। फाइनली जियान अपने हाथों को वेव करके बोलता है चलो हम मूव करते हैं, आप सभी को केयरफुल रहना होगा। तुरंत ही जियान अपने पैरों को जमीन प्रेस करता है। वो एक ब्लैक फिगर में ट्रांसफॉर्म होकर लाइटिंग स्पीड से एंशिएंट फॉरेस्ट में एंटर कर जाता है। काइलिन का ग्रुप उसे क्लोजली फॉलो कर रहा था। जिस मोमेंट में जियान फॉरेस्ट में एंटर करता है उसके आसपास की रोशनी तुरंत ही डिम हो जाती है। सड़ी हुई पत्तियों की स्मेल की वेव्स लगातार चारों तरफ फैलती हैं। जंगल में एंटर करने के बाद जियान का फिगर एक सेकंड के लिए पॉज होता है। उसका ध्यान जाता है एक ग्रुप पे जो कि थोड़ी सी दूर पे था, लेकिन वो रुक के उनसे बातचीत नहीं करता। वो पेड़ की टहनी का सहारा लेके अपनी स्पीड को और भी तेज कर देता है। जियान का ग्रुप काफी फास्ट था। जंगल में एंटर करे हुए ने बस 10 मिनट हुए थे। ये सभी 5 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके होते हैं। जर्नी के दौरान कोई भी अनएक्सपेक्टेड सीन क्रिएट नहीं होता। हालांकि ओकेजनली इन्हें कुछ फेरोशियस बीस्ट दिखाई दे देते हैं, लेकिन इनके पावरफुल ग्रुप के सामने ये क्या ही चीज है। इन सभी का तुरंत ही कचूमर बन जाता है। भले ही जर्नी स्मूथ हो लेकिन जियान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। एंशिएंट वेस्टर्न रीजन को आखिरकार इंसानों के लिए फॉरबिडन ग्राउंड बोला जाता है। चीजों को इतना शांत होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। भले ही जगह जंगल का बस एक किनारा हो लेकिन चीजें ऐसी स्मूथ नहीं हो सकती। जब ये थॉट जियान के दिमाग में फ्लैश होते हैं वो अपनी अलर्टनेस को बढ़ा देता है। उसके आगे बढ़ने की स्पीड स्लो हो गई थी। वो बस सामने जा रहे बड़े से ग्रुप को स्लोली फॉलो करता है। इन सभी का स्काउट की तरह यूज करते हुए अगर कोई परेशानी भी क्रिएट होती है तो भी जियान का ग्रुप रिएक्ट कर पाएगा। जियान के इन विचारों को काइलिन का ग्रुप भी समझता था, इस वजह से वो भी काफी कॉशियस रहते हैं। जैसे वो एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में और भी डीप एंटर करते जा रहे थे इनके दिल का कॉशन और भी बढ़ता जा रहा था। सीन चेंज होता है, हमारे कानों में आती स्विच की आवाज। एक अंधेरी सी जगह पे एक ग्रुप फ्लैश हुआ था। ये एक बड़े से पेड़ के ऊपर अपीयर होता है। लिटिल फी डॉक्टर की आंखें चारों तरफ देखती है। वो कहती है यहाँ पे जहरीला धुआं फैला हुआ है। ये पॉइजन फॉग उसकी सेंसेस से बिल्कुल बच नहीं सकता था। जिस मोमेंट में पॉइजन वेपर अपीयर होता है वो तुरंत ही से सेंस कर लेती है। शाओशान की चेतावनी को सुन के जियान का ग्रुप थोड़ा चौंक सा जाता है। इस एंशिएंट वेस्टर्न रीजन का पॉइजन काफी ज्यादा पेचीदा परेशानी है। अगर कोई इसके डिसेंट अमाउंट को नेल कर देता है तो फिर एक 8 डोजन को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। शाओशान स्माइल करती है। वो कुछ लाल रंग की मेडिसिन पिल्स को जियान की टोली को दे देती है। वो कहती है इन पॉइजन रेस्टिंग पिल्स को कंज्यूम कर लो, ये तुम्हें पॉइजन को रेस्ट करने में हेल्प करेंगे। जब बात होती है फिर रिफाइनमेंट की तो हाँ शाओशान जियान से इंफीरियर है, लेकिन लिटिल फी डॉक्टर के पॉइजन की अंडरस्टैंडिंग एक नहीं बल्कि 10 जियान को भी पीछे छोड़ने के लिए काफी है। जियान एक मेडिसिन पिल को लेकर अपने मुंह में दे देता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता सामने जा रहे ग्रुप में से कई स्क्रीचेस की आवाज आती है, यानी कि लोग चीख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे केओस फैल चुकी है। जियान सिर को हिलाते हुए बोलता है ये लोग पॉइजन का शिकार हो गए। इस जगह पे फैला हुआ पॉइजन वेपर काफी ज्यादा लीथल था। अगर किसी के पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं होती तो इसे थोड़ा सा भी इनहेल करने से ये चीज घातक साबित हो सकती है। लगता है इन सभी को ओवर कॉन्फिडेंस की सजा मिली है। जब तीनों लोग पॉइजन रेस्टिंग पिल को कंज्यूम कर लेते हैं जियान हाथ वेव करते हुए बोलता है चलो हम मूव करते हैं। उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया था। एक्सपीरियंस के साथ जियान समझ चुका था कि वो हर एक इंसान को बचा नहीं सकता है और न ही उसकी ऐसी इंटेंशंस होती है, क्योंकि ये सभी अपने दिल के लालच को संभाल नहीं पा रहे और यहाँ तक आ गए हैं ये अपनी हालत के वो जिम्मेदार हैं। जैसे जैसे इनकी स्पीड बढ़ती है आसपास का पॉइजन फॉग और भी डेंस होता जाता है। आसपास से आने वाली चीखों की आवाजें और भी ज्यादा शार्प हो गई थी। एंड में जाके चारों लोग एक वाइल्ड और वायलेंट द्वी की फ्लक्चुएशन को सेंस करते हैं। लगता है ये सभी उन पॉइजन एक्सपर्ट्स में से आ रही है जो अपनी सेंस ऑफ रीजनिंग को खो चुके हैं। पॉइजन फॉग में कुछ और समय तक आगे बढ़ने के बाद जियान की आईब्रोज नीट हो जाती है। वो सामने से खतरनाक द्वी की फ्लक्चुएशन को सेंस कर पा रहा था। इस फ्लक्चुएशन को सेंस करके उसकी आईब्रोज स्टिच होने लगती है। वो अपनी स्पीड को हटा के जमीन पर लैंड करता है। उसका ध्यान जाता है कॉर्प्स के ऊपर जो कि पूरी तरीके से काली हो चुकी थी। इस डेड बॉडी के चेहरे पे भी फियर देखा जा सकता था। जियान साय करके बोलता है एक एलीट दोजन अनएक्सपेक्टेड बात, एक जेन्युइन दोजन लेवल का एक्सपर्ट भी इस लीथल पॉइजन को रेस्ट नहीं कर सकता। उसके चेहरे पे एक डीप थॉट वाला एक्सप्रेशन आया था। कुछ समय के बाद जियान कहता है इस जगह का पॉइजन थोड़ा सा मिस्टीरियस है। एक एलीट दोजन के पास इतनी पावर होती है कि वो अपनी दुखी का यूज करके अपने आसपास एक वैरियर बना ले। कोई नॉर्मल सा पॉइजन उसके खिलाफ कोई असर नहीं दिखाएगा। ये सुन के शाओशान तुरंत ही स्टार्टल्ड हो जाती है। वो नोट करके अपने हाथों को आगे बढ़ाती है। हम थोड़े से पॉइजन फॉग को उसकी बॉडी में ऑब्जर्व होते हुए देखते हैं। उसकी डेलिकेट बॉडी एकदम ट्रेम्बल होती है। साथ में शाओशान का चेहरा काफी अगली हो जाता है। शाओशान के ऐसे गंदे एक्सप्रेशन को देख के जियान कहता है क्या हुआ। लिटिल फी डॉक्टर की गहरी सांस को छोड़ती है। वो कहती है हाँ ये पॉइजन स्ट्रेंज है। वेल एक्चुअली पॉइजन नहीं है, ये पॉइजन वर्म्स है। जियान कहता है जहरीले कीड़े। वो इस पॉइजनस फॉग को काफी ध्यान से देखता है लेकिन उसे पॉइजनस वर्म्स के कोई भी ट्रेसेस दिखाई नहीं देते। शाओशान कहती है पॉइजनस वर्म्स बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, ये इतने टाइनी है कि इन्हें नॉर्मली देखा नहीं जा सकता। ये पूरे फॉरेस्ट में ड्रिफ्ट कर रहे हैं। पीछे आ रहे कई एक्सपर्ट्स ने हजारों लाखों वर्म्स को इनहेल कर लिया है। काफी हाई चांसेस है कि ये चीज तुम्हारी बॉडी के अंदर भी एग्जिस्ट करती हो। मेरी बॉडी में एक एक्सट्रीमली लीथल पॉइजन छिपा हुआ है। जिस मोमेंट वो मेरी बॉडी में एंटर करेंगे मेरी पॉइजन चीज उनकी जान ले लेगी। इन शब्दों को सुन के जियान का ग्रुप तुरंत ही ठंडी सांसें
भरता है। उनकी त्वचा एकदम नम हो गई थी। एक मोमेंट के नम फील करने के बाद जियान सबसे पहले रिएक्ट करता है। उसकी बॉडी के अंदर की हेवली फ्लेम तुरंत ही सर्कुलेट होनी शुरू हो जाती है। ये उसके हर एक बॉडी पार्ट को कवर करती है। इसका हाई टेम्परेचर उसकी नसों में एंटर कर जाता है। जब जियान हेवली फ्लेम को सर्कुलेट कर रहा था, एक बहुत ही क्रीपी सा चर्पिंग साउंड सुनाई देता है। इसे सुन के ऐसा लगता है जैसे कई छोटे छोटे कीड़े जल के राख हो रहे हैं। जियान का एक्सप्रेशन काफी ग्लूमी था। वो अपने हाथ को वेव करता है। काफी काले रंग की राख बाहर आती है। ये सभी वही जले हुए वर्म्स थे जो कि उसकी बॉडी में एंटर कर चुके होते हैं। अपने शरीर में से पॉइजनस वर्म्स को खत्म करने के बाद जियान अपने हाथ में हेवली फ्लेम को इकट्ठा करता है। इस फ्लेम के क्लस्टर को कायलिन, चिंगलिन और एल्डर चिंगचेंग की बॉडी में स्लैब कर दिया गया था। जैसे ही हेवली फ्लेम का हाई टेम्परेचर इनकी बॉडी में एंटर करता है, इन सभी के शरीर में से भी चर्पिंग साउंड बाहर आती है। बेचारी लड़कियां काफी ज्यादा क्रीपी फील कर रही थी। जियान काफी कॉशियस तरीके से चारों तरफ देखता है। वो एक गहरी सांस लेने के बाद बोलता है, आप सभी मेरे 50 मीटर के दायरे से बाहर मत जाना। जो दुई की आप सभी की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, ये वर्म्स उसे इग्नोर कर सकते हैं। जियान के सर के ऊपर पर्पल ब्राउन फ्लेम का क्लस्टर जाके फ्लोट करने लगता है। इसमें से एक फ्राइटनिंग टेम्परेचर फैला था। कोइंसिडेंटली जियान के आसपास के 50 मीटर के रेडियस को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। ऐसा लगता है इस हाई टेम्परेचर की वजह से पॉइजनस फॉग एकदम चौंक गया है। वो तुरंत ही पीछे हटने लगता है। अब उसकी जियान के 50 मीटर के रेडियस में एंटर करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पॉइजनस फॉग को एक्सपेल करने के बाद जियान दिल में रिलीफ फील करता है। वो कहता है बस ये पॉइजन फॉग की लेयर ही 80% लोगों को रोकने के लिए काफी है। सच में एंशिएंट वेस्टर्न रीजन की रेपुटेशन फीकी नहीं है। अगर लिटिल फी डॉक्टर ने सही टाइम पे सभी को रिमाइंड नहीं किया होता तो सभी के शरीर में एंटर करने वाले पॉइजन वर्म्स के नंबर काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाते। जब इनके नंबर फाइटिंग लेवल पे पहुंच जाते, हो सकता है उसे को भी इंजरीज का सामना करना पड़ता। जियान अपने हाथ को क्लेंच करता है। वो कहता है लेकिन सिर्फ ये चीज हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उसकी फायरी और आंखें एशियंट वेस्टर्न रीजन के डीपेस्ट रीजन को देखती है। जियान जैसे वो एक्सपर्ट जिनके पास एबिलिटीज है, वो शायद ऑलरेडी अंदर एंटर कर चुके होंगे। इस वजह से उसे भी अपनी स्पीड को इंक्रीज करने की आवश्यकता है। वो डेफिनेटली बोधिसत्व हार्ट को हासिल करेगा। जंगल में लगातार मिजरेबल स्क्रीम्स फैलती रहती हैं, जिसे पॉइजनस फॉग ने सैचुरेट कर दिया था। इन चीखों की आवाजों की वजह से ये फॉरेस्ट और भी ज्यादा सिनेस्टर लगता है। अचानक से इस डेंस पॉइजनस फॉग में स्विच वाला रशिंग साउंड सुनाई देता है। हमें एक फ्लेम की हल्की शैडो दिखाई देती है। जब ये फ्लेम का क्लस्टर अपीयर हुआ था, ऐसा लगता है वो जहरीला फॉग डर गया है। वो इस फ्लेम को रिस्पेक्ट देते हुए अपने आप ही विड्रॉ कर लेता है, जिससे आगे जाने के लिए क्लियर रास्ता बन गया था। लिटिल फी डॉक्टर सामने बने रास्ते को देख के बोलती है, लगता है पॉइजनस वर्म्स हेवली फ्लेम से काफी डरते हैं। जियान स्माइल के साथ बोलता है, मैक्सिमम वर्म्स का नेचर ठंडा होता है, वही भी हेवली फ्लेम गर्म कैटेगरी को बिलोंग करती है। नेचुरल सी बात है कि वर्म्स इससे डरेंगे। उसका ध्यान भी सामने की तरफ जाता है। जियान फिर से अंदर से साई करके बोलता है, सच में एंशिएंट वेस्टर्न रीजन का नाम बिल्कुल वर्दी है। अभी वो बस आउटर रीजन में थे। एक बार जैसे वो डीप रीजन में एंटर करते हैं, जियान को नहीं पता वो कैसी परेशानियों को फेस करने वाले हैं। कायलिन की नजरें चारों तरफ देखती हैं। ये जगह पहले से थोड़ी क्लियर हो चुकी थी। वो कहती है आसपास का पॉइजनस फॉग धीरे धीरे करके पतला होता जा रहा है। लगता है हम इस रीजन को क्रॉस करने वाले हैं। जियान नोट करता है। वो कहता है ठीक है, अपनी स्पीड को बढ़ाई जाए। मेरे रिट्रीट में जाने की वजह से हम काफी लेट हो गए। सेंट्रल प्रिंस के कुछ बड़े फैक्शंस इस एंशिएंट वेस्टर्न रीजन के मिडिल रीजन में एंटर कर चुके होंगे। तुरंत ही उसके पैर जमीन में प्रेस होते हैं। वो किसी गोली की तरह के शूट हो गया था। लाइटनिंग जैसी स्पीड से कई फिगर उसे फॉलो करते हैं। कायलिन की सेंसेस बिल्कुल करेक्ट थी। जैसे जैसे ग्रुप आगे बढ़ता है, आसपास का फॉग काफी ज्यादा थिन होता जा रहा था। एंड में जाके जहरीली हवा पूरी तरीके से गायब हो जाती है। पॉइजन फॉग से बाहर आने के बाद जियान का ग्रुप एक बड़े से पत्थर पे जाके लैंड करता है। जब ये सभी सामने की जमीन को देखते हैं, वरना हजारों फीट चौड़ी पहाड़ों की श्रृंखला दिखाई देती है। बोले तो माउंटेन स्ट्रीम। ये माउंटेन स्ट्रीम बहुत ही डीप होती है, और क्योंकि इसमें भी पॉइजन फॉग फैला हुआ था, इस वजह से इसका एंड दिखाई नहीं देता। अगर कोई अपने सर को ऊपर उठा के देखेगा तो इस माउंटेन स्ट्रीम के पीछे बहुत ही बड़ी माउंटेन रेंज दिखाई देगी। ये माउंटेन रेंज बहुत ही टॉल भी होती है। ऐसा लगता है जैसे कई ड्रैगन सो रहे हो। पूरी जगह को एक एंशिएंट ओरा ने कवर करके रखा होता है। शायद इसी जगह को ट्रू एंशिएंट वेस्टर्न रीजन बोला जाता है। एक गहरी सांस लेने के बाद जियान इस माउंटेन रेंज को ध्यान से स्टडी करता है। उसकी आंखें काफी ज्यादा सॉलम थी। वो इस एंडलेस माउंटेन रेंज के अंदर कई फिरोशियस औरों को सेंस कर पा रहा है। इनमें से कई औरों की वजह से जियान को भी डेंजर फील हो रहा था। फॉलिंग स्टार पवेलियन की वो एल्डर जिनका नाम चिंचेंग होता है, वो जियान से कहते हैं इस वेस्टर्न रीजन के जो फिरोशियस बीस्ट है, वो बाहरी दुनिया से छिपके लगातार सर्वाइव करते आ रहे हैं। एंशिएंट टाइम से लगातार प्रोपोगेट करने की वजह से इनकी स्ट्रेंथ बहुत ही फ्राइटनिंग हो चुकी है। भले इनके वॉलेंट कैरेक्टर की वजह से इनकी सोचने की शक्ति नॉर्मल मैजिकल बीस्ट से कंपेयर न करी जा सके, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ काफी टेरिफाइंग है। जियान हल्के से नोट करता है। जैसे वो अपने हाथ को क्लेंच करता है, हम वहाँ पे एक एमरल्ड कलर की बीड को अपीयर होते हुए देखते हैं। ये वही बोधिसत्व सीड होता है जो कि जियान को बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के अंदर मिला था। ये एंशिएंट वेस्टर्न रीजन बहुत ही वास्ट है। इसके इतने ज्यादा ह्यूज होने की वजह से उस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को ढूंढना आसान नहीं होगा। और तो और यहाँ पे अनगिनत फेरोशियस बीस्ट मौजूद हैं। भले ही जियान का चारों का ग्रुप काफी पावरफुल हो, लेकिन अगर ये रैंडम एक्शन लेते हैं तो इनका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला। जियान बोधिसत्व सीड को अपने हाथ में पकड़ता है। अपनी आंखों को बंद करने के
के बाद वो इस बोधिसत्व सीड की एक्टिविटी को सेंस करने लगा था। ये कुछ समय तक चलता रहता है, जिसके बाद जियान ने अपनी आंखें खोली थी। वो देखता है नॉर्थ वेस्ट रीजन की तरफ। जियान कहता है ये जगह एंशिएंट बोधिसत्व ट्री से काफी दूरी पे है। मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन बोधिसत्व सीड के अंदर से जो भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके हिसाब से ट्री उस डायरेक्शन में होना चाहिए। जियान वापस से सीड को अपनी स्टोर रूम में रख लेता है। वो बिना और वेट करे अपने पैरों को पत्थर में प्रेस करता है। उसका शरीर ऊपर शूट हो गया था, जिसके बाद वो खाली हवा में चलते हुए बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की डायरेक्शन में चला जाता है। ये माउंटेन स्ट्रीम की दूसरी साइड में थी। काइलिन का ग्रुप भी उसे फॉलो करता है। भले ही 1000 फुट का गैप काफी बड़ा लग रहा हो, लेकिन जियान के ग्रुप की स्पीड को देखते हुए वो लोग पलक झपकते ही दूसरी साइड में आ जाते हैं। बट ये सभी जस्ट वहाँ पे अपेयर हो ही पाए थे तब इनके कानों में कई वी स्टोर्स की आवाजें एंटर करती हैं। कई काले रंग के फिगर जो कि काफी घटिया सी स्टैंच को लेके आ रहे होते हैं, वो लाइटिंग स्पीड के साथ जियान की टोली के ऊपर हमला बोल देते हैं। ऐसे स्नीक अटैक की वजह से काइलिन और बाकी लोग एकदम स्टार्टल फील करते हैं। वो कहते हैं केयरफुल रहो। आगे बढ़ रहा जियान वहीं पे रुक जाता है। उसके चेहरे के हावभाव बिल्कुल चेंज नहीं हुए थे। जैसे वो अपने हाथ को वेव करता है, एक फ्राइटिंग हॉट विंड चारों तरफ फैली थी। जब इन शैडोज टकराती है, हम देखते हैं कई चीतों को जिनकी आंखें एकदम लाल हो चुकी होती है। वो आसमान से नीचे गिर रहे थे। काइलिन आईब्रोज को निट करके बोलती है, लगता है इस जगह पे कई फ्रोशियस बीस्ट हैं। हम आगे उड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा करने पे हम उन लोगों के ध्यान को अट्रैक्ट कर लेंगे जो कि हमसे पहले यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। साथ ही हमें कई ट्रबल्सम बीस्ट से भी डील करना होगा। जियान नॉड करता है। भले इस रीजन के फ्रोशियस बीस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन जैसे वो और भी डीप जाते हैं, वहाँ के बीस्ट से डील करना इतना आसान नहीं होगा। इस वजह से जियान बिना हानाकानी करते हुए सीधा जमीन पर लैंड कर जाता है। जैसे पूरी टोली नीचे आई थी, जियान के कानों में पीछे स्विच का साउंड सुनाई दिया था। वो कई फिगर्स को सेंस करता है। वो फिगर्स हवा में टिके जियान के ग्रुप को काफी कॉशियस तरीके से देखते हैं। जियान की नजरें इन सभी के ऊपर गई थी। ये सभी 2 क्लास में पहुंच चुके होते हैं, बट जिस चीज की वजह से जियान सरप्राइज फील कर रहा था वो ये थी कि ये लोग फॉग को पार कर पाए हैं। क्योंकि जियान की इन सभी के साथ ट्रैवल करने की या फिर बातचीत करने की कोई इंटेंशन नहीं होती, वो इन सभी पे ध्यान नहीं देता। यहाँ पे सभी का गोल एंशिएंट बोधिसत्व ट्री है। अगर वो सच में कोऑपरेट करते भी हैं, बट इनके बीच में कभी सच्ची अलायंस क्रिएट नहीं हो पाएगी। एक ग्रुप जिसके मेंबर्स के दिलों में हमेशा डाउट्स हो, जियान को इस चीज चाहिए ही नहीं। जियान हाथों को वेव करते हुए बोलता है लेट्स गो। उसकी बॉडी हवा में लॉन्च हो जाती है। काइलिन और बाकी दोनों फॉलो करते हैं। जियान के ग्रुप को इस तरीके से जाते हुए देख आए हुए फिगर्स के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होते हैं, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेते। वो सेंस कर पाते कि जियान की स्ट्रेंथ क्लियरली इन सभी से काफी स्ट्रॉन्ग है, और तो जियान के एक्शन इंडिकेट करते हैं कि वो इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और अगर ऐसी बात है तो ये सभी अपनी आगे जाने की दिशा को बदल के अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक खतरनाक सा बीस्ट रोर जो कि एंशिएंट रीजन के अंदर से आया था, वो लगातार आसमान में गूंजता रहता है। तभी हम फॉरेस्ट में से एक फेरोशियस दुगी के पिलर को शूट होते हुए देखते हैं, जिसके बाद बैंग साउंड के साथ उस फेरोशियस बीस्ट की बॉडी से जाके टकरा गया था। उस दुगी पिलर में इतना खतरनाक लीथल पॉइजन होता है जिससे बीस्ट की जान तुरंत ही चली जाती है। इससे पहले बीस्ट दोबारा से रोल कर पाता, उसकी बॉडी वहीं पे कोलैप्स हो जाती है। इस फेरोशियस बीस्ट के गिरने के बाद कई फिगर चुपचाप से पत्थर के पीछे से बाहर आते हैं। ऑफ कोर्स ये जियान का ग्रुप था जो कि डीप रीजन में जाने की कोशिश कर रहा है। शाओशान की नजर जाती है बीस्ट की बॉडी के ऊपर, जो कि पूरी तरीके से ब्लैक हो चुकी थी। वो कहती है अच्छी बात यह है कि अभी भी इन बीस्ट के पास वो एबिलिटीज नहीं है जिससे वो मेरे पॉइजन को रेस्ट कर सके। जियान सामने की तरफ देखता है। वो कहता है चलो हम थोड़ी देर तक वेट करते हैं, तब तक एल्डर चिंगशेंग आसपास का मुआवजा लेके वापस आ जाएंगे। भले ही वो जर्नी के दौरान लगातार फेरोशियस बीस्ट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार बैटल्स अवॉइड नहीं होती। अभी लिटिल फी डॉक्टर साइड में पड़े पत्थर पर बैठी होती है। वो कहती है एंशिएंट बोधिसत्व ट्री का आकर्षण कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। इवन वो एंशिएंट क्लैन भी इसके ऊपर गिव अप नहीं कर सकते। तो फिर बड़े फैक्शंस की तो बात ही छोड़ो, अच्छी बात है कभी तक कॉमन फैक्शंस का ग्रुप नहीं मिला। वो कहती है स्पीड और स्ट्रेंथ को देखते हुए मुझे लगता है उनकी प्रोग्रेस हमारे ग्रुप से काफी तेज होगी। जियान हल्के से नोट करता है। उससे कोई जल्दबाजी नहीं थी। अगर एंशिएंट बोधिसत्व ट्री जैसे खजाने को इतनी आसानी से हासिल किया जा सकता तो फिर इसके नाम की तो थू हो जाती। भले यहाँ पे कई फैक्शंस इसे खोज रहे हो, लेकिन इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं है। जब जियान ये सभी सोच रहा होता है, उसके कानों में रशिंग विंड की साउंड सुनाई देती है। जियान के ग्रुप के सामने एक एल्डरली फिगर अपीयर हुआ था। ये एल्डर चिंगचेंग होते हैं जो कि कुछ समय पहले स्काउट करने के लिए आगे गए थे। एल्डर चिंगचेंग को वापस आते हुए देख जियान पूछता है एल्डर चिंगचेंग क्या हुआ। एल्डर चिंगचेंग बोलते हैं हमारे सामने की चीजें कुछ खास डेंजरस नहीं है, लेकिन मुझे एक ग्रुप मिला है। जब मैंने चुपचाप से ऑब्जर्व किया तो मुझे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लोग लग रहे हैं। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट, इस नाम को सुन के जियान की बहुत सिकुड़ जाती है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि एंशिएंट रीजन में एंटर करने के बाद जियान को पहले मिले
मिलने वाला फैक्शन ही प्रोफाउंड स्काई सेक्ट होगा, जिसके साथ जियान की फीलिंग्स कुछ खास सही नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि जियान और प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के बीच में एक मेजर डिसएग्रीमेंट है। अगर वो सच में इनसे मिल जाता है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट का क्रिएट होना काफी नॉर्मल होगा। एल्डर चिंग बोलते हैं, जब मैं इन्हें ऑब्जर्व कर रहा था मुझे कुछ बातें मालूम पड़ी। ये सुन के जियान अपनी आईब्रोज को रेज करता है। वो एल्डर चिंग को देख के बोलते हैं, ओ। एल्डर चिंग हंस के बोलते, लगता है इनके सामने एक और ग्रुप है, ये लोग उस ग्रुप को सीक्रेटली फिनिश करना चाहते हैं। जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहते हैं, हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उन्हें एक दूसरे को काटने दो, हम बस अपने रास्ते पे जाएंगे। सच में इन सभी को शांत रहना बिल्कुल नहीं आता। ऐसे समय में भी ये लोग एक दूसरे को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जियान जस्ट खड़ा हुआ ही था, तभी पूछता है, अच्छा वो लोग किस ग्रुप की बात कर रहे थे? एल्डर चिंग कुछ समय के लिए सोचते हैं, फिर वो कहते हैं शायद वो ग्रुप फ्लावर सैक का है। जब वो खड़ा हो रहा था, फ्लावर सैक के नाम को सुन के उसकी बॉडी वहीं पे रुक जाती है। उसकी आंखें ग्रेजुअली ग्रूमी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर सैक आ चुका है। तो फिर येनिन के यहाँ पे होने के काफी हाई चांसेस है, और अगर वो सच में यहाँ पे प्रेजेंट होती है तो जियान बस साइड में खड़े होकर देख नहीं सकता। जियान कहता है, बेस्ट है। जियान के चेहरे को ऐसे ग्लूमी होते हुए देख एल्डर चिंग थोड़ा हेजिटेट करने के बाद बोलते हैं, जूनियर पवेलियन चीफ, हमें क्या करना चाहिए? फाइनली जियान खड़ा होता है। उसकी आंखें ऐसी कोल्ड थी, उसके मुंह से डीप आवाज बाहर आती है। वो कहते हैं, अटैक, हम प्रोफाउंड स्काई सेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे। लास्ट टाइम जब प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने जियान को एम्बुश किया था, तब का स्कोर भी जियान सेटल नहीं कर पाया है। अब क्योंकि इन सभी को शांति से जिंदा रहना नहीं आता, तो फिर जियान ने हेल का रास्ता बताएगा। एक माउंटेन जिसमें एंशिएंट ऑरा फैला हुआ होता है, हम उसके ऊपर कई फिगर्स को लाइटिंग स्पीड से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन ग्रुप काफी दुखी लग रहा था। एक प्रिटी फिगर अपने पैरों को पेड़ की टहनी पे प्रेस करती है। वो फिगर आगे जाती है, लेकिन उसकी आंखें पीछे देख रही थी। वो कहती है, टीचर, वो लोग हम पे डेफिनेटली लॉक कर चुके हैं। वो नाकाओं में चिंता दिखाई दे रही थी। ये चेहरा काफी ज्यादा फेमिलियर दिखाई देता है। ये थी नाला न्यानरान। खैर येनिन के लिए नाला न्यानरान नहीं है, जो कि टीचर कह के बुला सकती है। नाला न्यानरान के साइड में एक और वुमन जा रही होती है। इसने सफेद रंग की रोब्स को पहन के रखा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, उसकी वो सफेद ड्रेस फ्लैप होती है। ये लेडी एक नोबल ऑरे को रिलीज कर रही थी। उसके चेहरे की ब्यूटी के सामने अच्छी अच्छी चीजें फीकी पड़ जाती हैं। ऑफ कोर्स ये हमारी येनिन के अलावा कौन हो सकती थी, जो कि फ्लावर सेक्ट की चीफ बन चुकी है। येनिन के पीछे एक ओल्ड वुमन होती है। अब इसका चेहरा एकदम पेल हो चुका था। वो फ्यूरियस तरीके से चिल्लाती हुई बोलती है, जब हम फिरोशियस बीस्ट से फाइट कर रहे थे, प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के एम्बेसडर्स ने हमारे ऊपर स्नीक अटैक लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से उस फिरोशियस बीस्ट ने एल्डर चिंगवा की जान ले ली। एक बार हम सेक्ट वापस लौटते हैं, हमें इस प्रोफाउंड स्काई सेक्ट को बिल्कुल बख्शना नहीं है। अब इसके मुंह के कॉर्नर से लगातार खून बह रहा था। क्लियरली वो काफी घायल हो चुकी है। जब फ्लावर सेक्ट के बाकी के एल्डर्स इन शब्दों को सुनते हैं, उनका चेहरा भी गुस्से की वजह से लाल हो जाता है। वो कहते हैं, हम डेफिनेटली ने जाए नहीं देंगे। इन सब की बातों को सुनकर येनिन ने अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है, एल्डर्स, अभी हमारे पास इन सभी बातों के सोचने का समय नहीं है। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट लगातार हमारा पीछा कर रहा है। ये बात काफी क्लियर हो गई है कि हमें यहाँ से जाने नहीं देना चाहते। अगर हम यहाँ से जिंदा भी वापस नहीं जा पाते, तो फिर इनके साथ लाइफ और डेथ की बैटल कैसे लड़ने वाले हैं? अब की येनिन ऑलरेडी फ्लावर सेक्ट की चीफ की पोजीशन पे अच्छे से ग्रैब बना चुकी थी। उसके शब्दों में अलग से प्रेस्टीज दिखाई देती है। और तो जियान की हेल्प से ग्रैनी हुआ ने जो दुखी उसकी बॉडी में छोड़ी होती है, उसे येनिन ने पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था। येनिन की एक्चुअल स्ट्रेंथ दोजन के 8 स्टार पे पहुंच चुकी होती है। इस वजह से पीछे आ रहे एल्डर्स उसके शब्दों में कुछ भी नहीं बोलते, वो सिर्फ नॉट करते हैं। फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स को क्वाइट होते हुए देख येनिन पीछे देखती है। उसके आईब्रोज तुरंत ही निट हो गई थी। फ्लावर सेक्ट के जो कुछ ग्रैंड एल्डर्स होते हैं, वो भी डीप रिट्रीट में गए हुए थे। इस वजह से उनके इस ग्रुप में बस एक ही 9 स्टार दूसरे लेवल की एल्डर आई थी। लेकिन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और फेरोशियस बीस्ट के कंबाइंड अटैक की वजह से उस एल्डर की जान चली गई। यही रीजन इनकी स्ट्रेंथ के डिक्रीज होने का है। अब क्योंकि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ऐसे मौके जाने नहीं दे सकता, वो लगातार इन्हें चेज कर रहे हैं। नाला न्यानरान येनिन को देख के बोलती है, टीचर, प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के साइड में 2 9 स्टार दूसरे लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, और जिस तरीके की उनकी स्पीड है, वो हमें काफी जल्दी कैच कर लेंगे। येनिन अपनी डिसाइपल की तरफ देखती है। वो नाला न्यानरान के कंधे को थपथपाते हुए बोलती है, जब समय आता है तो टीचर उनके साथ ऑल आउट बैटल करेगी, जिससे तुम्हें यहाँ से जाने का मौका मिल जाए। तुम्हें और चीजों की बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें अपनी जान बचानी है। येनिन के ऐसे ऑर्डर को सुन के येनिन की आंखें एकदम लाल हो जाती है। वो कहती है, टीचर, आपके बारे में क्या? येनिन अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है, क्योंकि मैं फ्लावर सेक्ट की चीफ हूँ, मुझे अल्टीमेटली फाइट करनी होगी। अचानक से येनिन का एक्सप्रेशन चेंज होता है। उसकी आगे बढ़ रही बॉडी वहीं पे पॉज हो गई थी। एट द सेम टाइम वो नाला न्यानरान को पकड़ के तेजी से पीछे खींच लेती है। जिस मोमेंट पे येनिन को पुल बैक किया गया था, एक शार्प अटैक उसके सामने से पास होता है। बैंग साउंड के साथ वो पेड़ जिसपे कुछ समय पहले लोग खड़े हुए होते हैं, वो एकदम डस्ट में बदल जाता है। जब नाला न्यानरान और येनिन के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अगली हो गए थे, आसमान में किसी की हंसने की आवाज गूंजती है। वो बोलता है, टिस्क टिस्क सेक्ट चीफ येनिन, तुम में से कोई भी यहाँ से बच के नहीं आ सकता। तुम सभी फालतू में स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? और तो तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात है कि हमारे डेप्यूटी चीफ तुम्हें लाइक करते हैं। उस समय तुम टीचर और डिसाइपल एक ही हस्बैंड को शेयर कर सकते हो। ये स्टोरी काफी अच्छी होगी। नाला न्यानरान ये सुन के अपनी दांती मीस लेती है। वो कहती है, बेशर्म इंसान। तभी आसमान से एक फिगर फ्लैश होता है। वो सामने की पेड़ की टहनी पे अपीयर हो गया था।
ये फिगर बहुत ही लंबा और पतला होता है। दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी बांस को कपड़े पहना दिए हो। वो अपनी सर को उठा के देखता है यानरन की तरफ। वो हंस के बोलता है टिस्क टिस्क, मुझे नाम काफी अच्छा लगा। जिस मोमेंट में ये बुड्ढा फ्लावर सैक के ग्रुप को ब्लॉक कर रहा था, यानरन के पीछे से भी कुछ साउंड सुनाई देते हैं। तुरंत ही कुछ 10 के समथिंग फिगर्स हवा में चलते हुए पास आ जाते हैं। फाइनली वो सभी यानरन के ग्रुप के पीछे थोड़ी सी दूरी पे अपीयर हो गए थे। इन आए हुए 10-12 लोगों में से एक मिडिल एज मैन आगे आता है। इसकी त्वचा काफी पेल दिखाई देती है। इसने ग्रैंड सी दिखने वाली पर्पल रोब को पहन के रखा था। वहीं पे इसकी आंखें देख रही होती यानरन और नालन यानरन को। वो अपने होठों को जीभ से लिक करते हुए बोलता है, हा सेक चीफ यानरन, इस चीफ ने पहले ही बोला था कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। ऐसी एक्सक्लूडेड सी दिखने वाली टीचर डिसाइपल बहुत ही रेयर होती है। अगर वो इन दोनों को अपना बना पाता है तो न जाने कितने लोग उससे जेलस फील करेंगे, स्पेशली जब टीचर फ्लावर सैक की चीफ हो। इस समय यानरन का चेहरा काफी डार्क था। वो कहती, लिu kang, क्या तुम प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और फ्लावर सेक्ट के बीच में वॉर शुरू करने की तैयारी में हो? वो बंदा जिसका नाम लिu kang था वो स्माइल के साथ रिप्लाई करता है। वो कहता है, मैं सच में ऐसा कुछ करना नहीं चाहता हूँ। फ्लावर सेक्ट की कुछ बुढ़िया जो कि सेक्ट के अंदर अभी रिट्रीट में गई हुई है, उसे डील करना सच में काफी ट्रबलसम होगा। हाँ, लेकिन ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैं तुम्हारे पूरे ग्रुप को काम तमाम करके तुम दोनों को इम्प्रिजन कर लूंगा। उन ग्रैंड एल्डर्स को कुछ मालूम नहीं पड़ने वाला। लिu kang के पीछे खड़ा एक बंदा जिसके हाथ में एक फैन होता है, वो स्माइल के साथ बोलता है, ही डिप्टी चीफ, हमें जल्दी से अटैक करना शुरू करना होगा। अगर हम डिले करते हैं तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। ये जगह फिरोशियस वीज से भरी हुई है। अगर हम उनका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं तो फिर हमें भी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ सकता है। इस बंदे के अपीयरेंस को देख के मालूम पड़ता है कि ये तो वही याहुआ लियांजुन है जिसने एक बार जियान की फील्डिंग करी थी। अरे मतलब घेर लिया था। अनएक्सपेक्टेड बात है कि बंदा इतना लकी है। हिचिंग के पंच से टकराने के बाद भी ये एक्चुअली में सर्वाइव कर पाया। इस याहुआ लियांजुन के साइड में खड़ा हुआ होता है एक शेडी सा दिखने वाला बुड्ढा। वो एक क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, याहुआ सही कह रहा है। अगर डेप्यूटी चीफ आप सच में हमला करना चाहते हो तो फिर ये समय बिल्कुल सही है। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुन के लिu kang हल्के से स्माइल करके नॉड करता है, जिसके बाद अपने हाथ को वेव करके बोलता है, तो फिर चलो अटैक शुरू किया जाए। यानरन और उसके डिसाइपल को छोड़ के बाकियों को खत्म कर दो। लिu kang के ऑर्डर्स को सुन के प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के सभी एल्डर्स तुरंत ही रिप्लाई करते हैं। उनकी बॉडी तुरंत ही मूव हुई थी। वो फ्लावर सेक्ट के अच्छे से घेराबंदी कर लेते हैं। इन सभी के शरीर में से वेव आफ्टर वेव मैजेस्टिक द्वीप की रिलीज होने लगती है। अपने ग्रुप को सराउंड होते हुए देख यानरन एक गहरी सांस लेती है। वो कहती है, यानरन, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाती हूँ, तुम्हें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। ये सुन के यानरन का चेहरा काफी सैड हो जाता है। उसका हाथ जो कि लॉन्ग सोर्ड पे होता है, हम उसे टाइट होते हुए देखते हैं। वो एक गहरी सांस लेने के बाद बोलती है, टीचर, अगर आप उनके हाथों में लग जाती हो तो फिर मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं है। हमारा साथ ही में ऊपर जाना सही होगा। नालन यानरन के जिद्दी बर्ताव को देख के यानरन काफी हेल्पलेस फील करती है। वो जानती थी कि नालन यानरन उसके साथ मरने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर चीजें सच में उस पॉइंट तक पहुंच जाती है तो फिर टीचर और पेयर का डिसाइपल शायद इस एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में हमेशा के लिए रह जाएगा। जब यानरन परेशान हो रही थी, पीछे से आवाज आती है अटैक। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के एल्डर्स जो कि वेट कर रहे होते हैं वो तुरंत ही हंस के आगे लॉन्च हो गए थे। इन सभी की बॉडी में से पावरफुल द्वीप इरप्ट होती है। ये अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं। ये फ्लावर सेक्ट के एक्सपर्ट्स देखते हैं कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लोग किस तरीके से अपने नंबर्स का यूज कर रहे हैं। इन सभी के चेहरे एकदम फ्यूरियस हो जाते हैं। ये सभी अपनी फुल द्वीप को अनलीश करके तुरंत ही आगे बढ़ गई थी, लेकिन ये सभी पहले से इंजर्ड होती है। और क्योंकि ये सभी लेडीज पिछले कुछ दिनों से लगातार भाग रही हैं, इन सभी की कंडीशंस प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के एक्सपर्ट से काफी वीक थी। इस वजह से पहले एक्सचेंज में ये सभी डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। तभी यानरन अपने एक हाथ को वेव करती है। एक वास्ट और माइटी द्वीप पिलर आगे शूट हुआ था जो कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के कैलेंडर से जाके टकरा जाता है। हम उस बुड्ढे को खून फेंकते हुए पीछे जाते हुए देखते हैं, लेकिन तुरंत ही दो एक्सपर्ट्स उसका सामना करने के लिए आगे आए थे। इस वजह से यानरन को इनसे उलझना पड़ता है। इन दोनों एक्सपर्ट्स में एक याहुआ लियांजुन भी होता है। वो यानरन को अटैक करते हुए देख हंस के बोलता है, ही सेक्ट चीफ यानरन, लगता है एट द एंड तुम हमसे बच नहीं सकती, बट तुम चिंता मत करो, जब समय आएगा मैं तुम्हारी अच्छी केयर करूंगा। यानरन का चेहरा आइसी कोल्ड होता है। उसने अपनी द्वीकी को पूरी तरीके से अनलीश कर दिया था। एक पावर अटैक सीटी बजाता हुआ आगे बढ़ता है। इसने काफी चौड़े एरिया को कवर कर लिया था। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के 4 एलिट दोजन्स मिलके भी इसके डिफेंसेस को तोड़ नहीं पाते। जब यानरन अपना पूरा ध्यान लगा के फरोशियस तरीके से फाइट कर रही थी, हमें एक बैंग वाला मफर्ड साउंड सुनाई देता है। एक लवली फिगर पीछे जाती है। लगातार उसके मुंह में से खून बाहर आता है। नालन यानरन को ऐसी हालत में देख यानरन का एक्सप्रेशन चेंज होता है। तुरंत ही अपने हाथ को वेव करती है। एक जेंटल सी हवा यानरन की बॉडी को रैप कर लेती है। जब वो नालन यानरन को रेस्क्यू कर रही होती है, काफी अजीब तरीके से 2 फिगर्स फ्लैश होके यानरन के पीछे अपीयर होते हैं। याहुआ लियांजुन बोलता है, ही जब तुम ऑलरेडी हमसे फाइट कर रही हो, तुम बीच में डिस्ट्रैक्ट कैसे हो सकती हो। 2 पावरफुल पाम अटैक यानरन के कंधों से जाके टकराते हैं। तुरंत ही एक ग्रक की आवाज सुनाई देती है। अचानक से हुए इस अटैक की वजह से यानरन के मुंह से खून बाहर आता है। उसकी बॉडी किसी कैनन बॉल की तरह एक बड़े से पत्थर से जाके कोलाइड हो जाती है। उसके मुंह में से एक मफल आवाज बाहर आती है। अब याहुआ लियांजुन के चेहरे पे एक ल्यूड सी
स्माइल होती है। वो स्लो स्टेप्स में येनिन की तरफ आगे बढ़ता है। वो कहता है सेक्स चीफ येनिन, जैसे डेप्यूटी चीफ तुम्हें सही से बिहेव करना सिखा देते हैं, मैं तुम्हारे छोटे से लवर को तुम्हें देखने के लिए लाऊंगा। उसके हाथ में जो मेटल फैन होता है वो रूथलेस तरीके से येनिन के पेड़ की तरफ आगे बढ़ गया था। याहू लियांजिन को अटैक करती हुई देख येनिन तुरंत ही दांती मीस लेती है। उसकी बॉडी में जो भी दुखी बची हुई होती है वो इस बंदे से लास्ट फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो जाती है। तभी आसमान में एक हवा के चिर जाने की आवाज सुनाई दी थी। एक बहुत ही भयानक सी गोल्डन लाइट इरप्ट होती है। उसके सामने एक इनॉर्मस फिगर लैंड होता है। उस गोल्डन फिगर का वो बड़ा सा पंच लाइटिंग स्पीड से याहू लियांजिन की बॉडी में जाके टकराता है। याहू लियांजिन जिसके चेहरे पे शॉक दिखाई दे रहा था, गोल्डन फिगर का फिस्ट अटैक एक ही बार में उसकी चटनी बना देता है। अचानक से याहू लियांजिन का ऐसा कचूमर बनते हुए देख प्रोफाउंड स्काई सेक्टर एक्सपर्ट्स के चेहरों पे शॉक अपीयर हुआ था। इनकी हॉरिफाइड आंखें देखती हैं इस गोल्डन फिगर को जो कि एकदम इनॉर्मस लगता है। वो लोग तुरंत ही पुल बैक करते हैं। एक ही पंच में याहू लियांजिन को मच्छर की तरह क्रश करने के बाद उस गोल्डन फिगर की नजरें शिफ्ट होती है। साथ ही में उसकी गड़गड़ाने जैसी आवाज पूरे आसमान में गूंजने लगी थी। वो कहते हैं प्रोफाउंड स्काई सेक्टर के कुत्ते आज भी उतने ही डिसलाइकेबल है। इस गोल्डन ह्यूमन फिगर की इस डीप आवाज को सुन के ल्यूकेन का चेहरा एक्सट्रीमली ग्लूमी हो जाता है। खैर भले ही चाहे कैसा भी फील कर रहा हूँ, इसकी जिंदगी की लकीर यहीं पे खत्म हो गई है। उप्स, क्या मैंने स्पॉइलर दे दिया? खैर जो भी हो, हमारे इस वीडियो की एंडिंग यहीं पे होती है। देखो इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा हेट करता था उस याहू लियांजिन को, जिसका जियान ने मीट पेस्ट बना दिया है। सो आई गेस आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसमें जिन इन सभी को खल्लास तो कर ही रहा होगा, हम और भी कई इंटरेस्टिंग चीजों को देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन को, जिसकी वजह से भी काफी पंगे होने वाले हैं। अब ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, जैसे मेरी भी एनर्जी लगातार बनी रहे। आई नो एंड में जाते जाते चीजें काफी ज्यादा खतरनाक हो गई थी, और जब उस इंटेंसिव मोमेंट में याहू लियांजिन को मच्छर की तरह स्क्वॉश कर दिया गया, भाई उस सीन का सेटिस्फेक्शन लेवल तो एकदम आसमान को छू गया था। इसी बात पे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। आई मीन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहे। अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं किया जा रहा, देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन द चैनल मेंबरशिप, जिससे जैसे ही मैं वीडियो को प्रिपेयर करता हूँ वो तुरंत ही आपके लिए लाइव हो जाएगा और आप उसे पहले से देख पाओगे। ज्वाइनिंग का बटन सब्सक्राइब के साइड में और चैनल की होम पेज पे दिख रहा होगा, एक बार चेकआउट जरूर करना। हम वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसे लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हो। सिमिलरली राइट साइड में नेक्स्ट एपिसोड आपको मिल जाएगा। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार। अंटिल देन सायोनारा।